नमस्ते, मेरे साथ अशोक वानखेड़े साहब। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम में अशोक भाई, हम लोग इतने ज़्यादा इस समय देश में, जिसको अगर खराब भाषा में बोलें तो रायता फैला हुआ है। कहाँ से समेटें, कहाँ से बोलें, क्या करें? चोरी भी है, सीना चोरी भी है। और जैसे अभी आपने कहा कि अब तो मोदी जी का अब ये हो गया ना कि मोदी जी का नाम है तो सारी चोरी वो है। लेकिन मेरे हिसाब से हम सब लोगों के लिए एक बहुत सेंसिटिव और बहुत ही संवेदनशील मामला है, और जिसके लिए हम सब लोग बहुत व्यक्तिगत रूप से, मैं तो, हम और आप दोनों लोग आहत हैं। राजनाथ सिंह जब पार्लियामेंट में खड़े होके शहीदों की उस कुर्बानी को बिल्कुल नकार देते हैं, तो ये कोई प्रिविलेज का मामला नहीं, ये तो देशद्रोह से भी गया बीता है। ये एक बहुत ही नीचता का मामला है कि एक आदमी जिसने आपकी, हमारे और आपकी सुरक्षा के लिए अपनी जान दी, उसको एक्नॉलेज भी ना करिए। मैं यहीं से बात, क्योंकि ये अब प्रिविलेज होगा नहीं होगा, सबको पता है कि भाई कांग्रेस के या विपक्ष के पास वो नंबर तो है नहीं, तो ये प्रिविलेज मोशन मोर ऑफ अ टोकन है, जिससे थोड़ा वहां बहस हो जाए, दर्ज हो जाए कि राजनाथ सिंह की का झूठ और वो। लेकिन वे लार्जर चीजें इन लोग किसी को नहीं छोड़ते हैं। वो अपनी माँ के फोटो खिंचवाते हैं 84 साल में एटीएम में लगवा के, राजनाथ सिंह इशू करते। ये कहीं कुछ तो लिमिट वो होनी चाहिए, इसके आगे नहीं। अशोक भाई, देखिए सर, कहा जाता था हमेशा कि पार्लियामेंट ऐसी जगह है कि जहां सच्चाई हमेशा साथ होती है, चाहे कितनी भी कड़वी हो। सरकार वही पक्ष रखता है जिसमें सच्चाई। और मुझे याद है कि पहले जब आरटीआई नहीं था, तब एक्चुअली एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन निकालने के लिए लोग कारपोरेट सेक्टर के लोग घुमा करते थे और सवाल दलवाते थे पार्लियामेंट में, ताकि जवाब जो आएगा वही ऑथेंटिक और वही फाइनल माना जाएगा। लेकिन अब क्या हो गया, निर्लज्जता का अमृतकाल चल रहा है और झूठ परोसा जा रहा है। और बिल्कुल जो है ना, चोरी और सीना चोरी, डंके की चोट पे झूठ परोसा जा रहा है। और इस पूरे झूठ वाले मामले में मैं जो सबसे ज्यादा आहत हूं वो है हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री से। हमारे यहां राजनीति हर जगह थी, डिफेंस में कभी नहीं थी। जाति पात धर्म राजनीति, इससे ऊपर उठकर था डिफेंस हमारा, हमेशा रहा है। इतिहास रहा है हमारे सैन्य का। लेकिन नेताओं की गलती पे जब डिफेंस मिनिस्ट्री लिपापोती करने लगती है, तब मैं बहुत ज्यादा कॉशियस हो जाता हूं। और मुझे आने वाले भविष्य में, क्या हम पाकिस्तान के तर्ज पे जाएंगे? क्या आने वाले समय में हमारा जो आर्मी है वो राजनीति में भी दखल देना शुरू कर देगी? क्योंकि यदि आपने आर्मी का यूज करना शुरू कर दिया तो एक दिन आर्मी यूज करना शुरू कर देगी नेताओं का। अटल जी ने एक बार कहा था, पार्लियामेंट में कहा था, कि पहले गुंडे बदमाश जो है वो नेताओं की मदद मांगने आते थे कि साहब थोड़ा सा थाने पे फोन कर दो साहब। डांट भी खाते थे, कई बार जेल भी। नेता कहते थे नहीं इसको छोड़ो मत, ये बहुत नालायक आदमी है। लेकिन धीरे धीरे उसकी मदद के एवज में चुनाव में नेता मदद लेने लगे गुंडे बदमाशों की। फिर गुंडे बदमाश चुनाव जितवाने का श्रेय लेने लगे। फिर गुंडे बदमाशों ने सोचा कि जब हम इनको चुनाव जितवा रहे तो हम ही क्यों नहीं लड़े। फिर गुंडे बदमाश चुनाव लड़ने लगे और फिर राजनीति में क्रिमिनल्स की एंट्री हो गई। क्या ऐसा ही वहां होगा? क्योंकि राजनाथ सिंह जी ने क्या कहा था, राजनाथ सिंह जी का पूरा यदि वक्तव्य देखें आप, पूरा वक्तव्य, उसमें उन्होंने कहा कि विपक्ष हमको पूछता है कि हमारे कितने प्लेन पड़े गिर गए। उनके सवाल से मुझे जनभावना प्रतीत होती दिखाई नहीं देती। उनको यह सवाल पूछना चाहिए था कि हमने उनके कितने विमान मारे। उन्हें सवाल पूछ, पीछे लोग तालियां बजा रहे, देख थंपिंग कर रहे। बोले उसके बाद उनको हमको यह पूछना चाहिए था कि ऑपरेशन सिंदूर विजयी हुए या नहीं। विपक्ष ने हमको यह सवाल पूछ लेना चाहिए था, क्या पहलगाम में हमारे बहनों का सिंदूर मिटवाने वाले लोगों को क्या हमने अंदर घुस के मारा कि नहीं मारा। विपक्ष ने हमको यह पूछ लेना चाहिए था, क्या हमने अंदर घुस के पाकिस्तान के हवाई अड्डे नष्ट किए या नहीं किए। विपक्ष ने हमको यह पूछना चाहिए था, और वो उस सवाल का जवाब भी दे रहे थे, हाँ किए।
और फिर अंत में सवाल में पूछते, विपक्ष ने हमको ये पूछना चाहिए था, क्या हमारे, उनके शब्द थे, क्या हमारे किसी सैनिक को क्षति पहुंची है? तो इसका जवाब नहीं है, नहीं। उन्होंने एयरफोर्स के नहीं बोला था, उन्होंने पायलट के नहीं बोला था। क्या किसी हमारे सैनिक की क्षति हुई है? मतलब वो एयरफोर्स का भी हो सकता है, नेवी का भी हो सकता है, और आर्मी का भी हो सकता है। और बाद में 6 लोगों के नाम आते हैं, और रिटायर्ड आर्मी पर्सनल कहते हैं कि 10 लोग हैं, ये 6 कहते हैं। 6 के परिवारजन बहुत आहत है, क्योंकि उनको लगा कि सरकार को उनकी शहादत मानने में 13-13 महीने लगते हैं। ये अग्निवीर थे, उनके आने वाले भविष्य और उनके बच्चों का क्या? कई सवाल है इसमें। प्रिविलेज मोशन चलना चाहिए। और दूसरी बात, इनके ये जो राजनाथ सिंह जी है, उन्होंने बहुत पहले कहा था कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते। मतलब उन्होंने कहा था कि निर्लज्जता का अमृतकाल चल रहा है और हम इतने बेशरम हैं कि पकड़े जाने पे भी इस्तीफे नहीं देंगे, हम बने रहेंगे, तुमको जो बनता सो कर लो। और डिफेंस मिनिस्ट्री इस पे लिपापोती करती है कि गलत कॉन्टेस्ट में रक्षा मंत्री के जवाब को सुना गया। वो पायलट के बारे में बोल रहे थे। डिफेंस मिनिस्ट्री ने क्या इस देश के 140 करोड़ लोगों को मूर्ख समझ के रखा है? आप भी नेतागिरी करने में उतरे हो क्या, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस? ये बहुत गलत इंडिकेशंस है, और ये आने वाले भविष्य पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लेके आ रहे हैं। इतने आर्मी पे डिपेंड रहोगे तो फिर आर्मी ही सत्ता संभालेगी, पाकिस्तान जैसे। फिर उनके हाथ में कठपुतली बन के बने रहेंगे। और ये घटिया शुरुआत जो है नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में शुरू हुई। आर्मी के अधिकारियों से स्टेटमेंट दिलवाना, बिल्कुल उसी तर्क पे जो पाकिस्तान की आर्मी देते हैं कि हम तुमको घुस के मारेंगे, ये करेंगे। ये आर्मी ने कभी स्टेटमेंट नहीं दिया। मानेक शाह ने जंग लड़ी, जीती, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, लेकिन कभी ऐसा हवाबाजी उन्होंने नहीं की जो करते हैं वर्तमान में। हमारे सैन्य पे हमारा भरोसा है, लेकिन सैन्य को भी सच्चाई के साथ रहना चाहिए। जिस दिन वो राजनीतिक कलर में ढलने लगेंगे, फिर इंटरेस्ट पैदा होंगे सत्ता के। और ये झूठ पहली बार थोड़ी बोलते हैं। 2014 में जब भी मुंह खोला तो झूठ बोलने के लिए ही खोला। कौन सी बात इन्होंने सच बोली आज तक, बताइए? प्रधानमंत्री ने एक बात सच बोली जीवन में जो मैंने सुनी, लेकिन उसमें भी झूठ था कि मैं रेलवे में आ रहा था। उस जमाने में रिजर्वेशन तो होता नहीं था। हमारा कॉमन डब्बे में बैठ के आ रहा था, बैठने को जगह नहीं थी, तो मैंने लोगों के हाथ देखना शुरू कर दिया, भविष्य बताना शुरू कर दिया। मुझे आता नहीं था, लेकिन झूठ मूठ बताना शुरू कर दिया, तो लोगों ने मुझे बैठने को जगह भी दी, चाय भी पिलाई। एक सच्चाई उन्होंने बोली कि मैंने झूठ बोला, लेकिन उस सच्चाई में भी झूठ था। कौन सी बात उन्होंने सच बोली आज तक? मैं तो पूछता हूं भाई अंधभक्तों को, मुझे भाषण सुनवा दे जरा। तो कुल मिलाकर ये जो वो बहुत भयंकर मामला है। जो राजनीति के जो स्टूडेंट होंगे पॉलिटिकल साइंस के, वो समझते हैं इस बात को। और मेरा हमारे तमाम जितने भी सैन्य के वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनसे भी हाथ जोड़ के विनंती है, हमारे यहां सैन्य की एक परंपरा रही, कृपा करके उस परंपरा को बनाए रखें। इन नेताओं के चक्कर में आके आप वो मत परोसो कि जिससे जनता का आपके प्रति भ्रमित हो जाए जनता आपके प्रति। आज यदि देश में किसी पे विश्वास है इस देश का, तो सिर्फ हमारे सैन्य पे है। न्यायपालिका ने विश्वास को तोड़ दिया, कार्यपालिका ने तोड़ दिया, विधायिका ने तोड़ दिया, सोशल एक्टिविस्ट अन्ना हजारे जैसे लोग उन्होंने तोड़ दिया, स्वच्छ राजनीति के नाम पे केजरीवाल जैसे लोगों ने तोड़ दिया, आस्था के नाम पे विश्वास लोगों का चंपत राय जैसे चोरों ने तोड़ दिया। इस अविश्वास के पूरे सबदूर अविश्वास जहां फैला हुआ है,
उसके बीच में विश्वास की एक टिमटिमाता दिया है वो हमारी फौज, कि जो जान की बाजी लगा के हमारी रक्षा करती है, वो कम से कम विश्वास को बनाए रखे। मैं हाथ जोड़ के विनंती। करेक्ट, करेक्ट। मैं अशोक भाई, मैं एक चीज कह के जरा, क्योंकि एक और इम्पोर्टेंट, और वो मतलब मैं तो भाई पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति हूँ, समाजवादी विचारधारा का हूँ, समाजवादी, समाजवादी जो आज की तारीख में जो हो गया वो समाजवादी नहीं। लेकिन मैं एक चीज और याद दिला दूं दर्शकों को कि ये 216 हिंदुस्तान के बड़े अधिकारी, उसमें जनरल साहब और आईएएस और आईएफएस, राहुल गांधी ने पार्लियामेंट की सीढ़ी पे बैठ के चाय और बिस्किट खाया था, उसके लिए 216 लोगों ने लिखा था और कहा था कि साहब ये क्या हो रहा है, ये तमाशा। राजनाथ सिंह के लिए सारे लोगों के मुंह पे ताला बन गया है। ये सारे लोग प्रायोजित हैं, ये सारे लोग देश के साथ गद्दारी करते हैं, और इन 216 लोगों को तो लिखित माफी मांगनी चाहिए। इन 216 लोगों को अब नहीं लग रहा है कि देश के साथ गद्दारी हो रही है। खैर, अब मैं दूसरी बात पे आ जाता हूं, क्योंकि ये लोग कह रहे हैं, एक अच्छी बात यह है कि जो मंदिर बना, उस मंदिर का पहली ईंट रखने से मोदी जी रखेंगे। हालांकि मोदी जी इज नॉट क्वालिफाइड, अगर सनातन की बात करें तो शंकराचार्य लोग उसके लिए क्वालिफाइड है, या कोई धर्माचार्य होता। मोदी जी ही उसकी नींव डालेंगे, मोदी जी ही प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, मोदी जी ध्वजा पताका करेंगे, सब मोदी जी करेंगे। तो और मोदी जी ही सदस्य बनाएंगे, मोदी जी ही सदस्य वो करेंगे, सब मोदी जी अपॉइंट करेंगे। तो ये कैसे मान लिया जाए कि इस चोरी में मोदी जी के पास पैसा नहीं जा रहा है, नंबर एक। और अशोक भाई, मैं बिल्कुल क्लियर हूं, गजनी को सोमनाथ आने में 1700 किलोमीटर लगे थे। ये वाले जो गजनी आए हैं, ये नागपुर से 700 किलोमीटर की दूरी पे, ये नागपुर का 100% कनेक्शन है। इसको कोई आप प्रूव कर पाइए ना कर पाइए, जस्टिस लोया कैसे मरे सबको पता है, नहीं प्रूव कर पाए। हरेन पांड्या की हत्या हुई, नहीं प्रूव कर पाए। तो हो सकता है हम प्रूव ना कर पाए कि लेकिन इसका ये वाला जो गजनी है, ये नागपुर से चल के अयोध्या आया है, प्लैंड वे में आया है। गजनी तो आके चला गया था, ये यहाँ 6-8 साल से बैठ के लगातार दे आर प्लंडरिंग अयोध्या। मैं इस पे एक आपकी टिप्पणी चाहूँ। गजनी तो दुश्मन बन के आया था, युद्ध लड़ा और लूट लिया। तो गजनी तो मैं दुश्मन मानता हूं, तो चलो आमने सामने। इन्होंने दोस्त बन के छुरा घोपा है पीठ में, उसे विश्वासघात कहते हैं। और विश्वासघात और संघ, मुझे लगता है ये एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। देश के साथ विश्वासघात करना, अंग्रेजों का साथ देना, और अंग्रेजों का कैसा साथ दे रहे थे ये सब मानते हैं। देश आजाद हो गया तो संविधान को ना मानना, उसके साथ विश्वासघात करना, समाज के साथ तिरंगों को नहीं मानना, फिर तिरंगे को फहराना, फिर आंबेडकर को अपनाना। ये समय के अनुसार अपने आप को बदलते रहते हैं। तो मैं पहले दिन से कह रहा हूं, जब ये चोरी पकड़ी गई थी तब से, कि ये जो है पूरा खेल नागपुर और दिल्ली के बीच में बट रहा है। ना दिल्ली दायित्व से मुक्त हो सकती है, ना नागपुर। अब संघ के कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमारा क्या लेना देना, हमारा तो वो तो ट्रस्ट है, ये है, मैंने तुम्हारा लेना देना नहीं। तो मोहन भागवत किस हैसियत से बैठे थे भाई पूजा में? कौन है मोहन भागवत? जेल सिक्योरिटी की सिक्योरिटी मिलती है उनको। मोहन भागवत सरसंघ चालक है। जब संघ का ही अस्तित्व नहीं है, संघ कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई लीगल स्टैंडिंग नहीं है संघ की, तो ये संघ के हेड कैसे हो गए? और हमारे टैक्स पेयर से इनको जेल सिक्योरिटी क्यों? या मानो कि संघ एक ऑर्गेनाइजेशन है, रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, संघ का ऑडिट भी होना चाहिए। अब कई थ्योरीज आ रही है। इस देश में अंधभक्तों की कमी नहीं है। एक अंधभक्त का वीडियो घूम रहा है बाहर, वो कहता है कि चंदा हिंदुओं ने दिया था, चोरी हिंदुओं ने की, बाकी लोगों का इसमें क्या लेना देना। गजब। तो आसाराम बापू ने जिस लड़की की इज्जत लूटी थी वो भी हिंदू थी, जिसकी हत्या की थी वो भी हिंदू था, क्यों सजा मिलनी चाहिए उसको?
ब्रिजभूषण पे आरोप लगने वाली हिंदू लड़कियां थी। ब्रिजभूषण सिंह ने बोल देना चाहिए, मैं भी हिंदू, तुम भी हिंदू, हिंदू ने हिंदू की इज्जत लूटी, क्या फर्क पड़ता है भाई। ये जो बोल रहा था, कल इसके परिवार में किसी ने हाथ डाल दिया, किसी हिंदू ने, तो ये क्या कहेगा कि अच्छा लूट लो हमारे घर की महिलाओं की इज्जत, क्योंकि भाई तुम भी हिंदू हम भी हिंदू, चल जाएगा। एक थेरी अंधभक्त का मैंने वो वीडियो देखा, अंधभक्त मतलब बड़े लेवल के अंधभक्त, कि रामलला सजा दे देंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। मतलब जब रामलला चोरों को सजा देने के लिए समर्थ है, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो फिर राम मंदिर की चिंता तुम्हें भी नहीं करना चाहिए थी। राम इतने कमजोर भी नहीं थे, भगवान राम हमारे, कि जिसके मंदिर के लिए तुम्हारे सामने अर्जी लगा के बैठे थे कि तुम बोलो तो भाई मेरा मंदिर बने, नहीं तो मैं तो रास्ते पे पड़ा हूं। राम तब भी इतने कमजोर नहीं थे। तो राम मंदिर जमाने बनाने के पहले तब तो आप नारे लगाते हो, जो राम को लाया था उसी को ले आएंगे। मोदी जी कितने बड़े हो गए जो राम को ले आएंगे। राम अपने मर्जी से अवतार लिया था, अपने मर्जी से उन्होंने अवतार समाप्त किया। किसकी औकात राम को लाने की और राम को भेजने की। फिर ये कौन है भाई उठ के चला आता है मैं राम को ले आया बोलने वाला, और आप कौन होते हो राम को लाए वाले बोलने वाले। आपको याद होगा आनंद जी, आपकी और मेरी बात हो रही थी, तो आपने कहा कि मैं अयोध्या गया था, मंदिर गया था। तब मैंने कहा था कि आप क्यों गए थे, मैं छोटा हूं आपसे, बड़े भाई है आप हमारे, लेकिन मैंने कहा कि देखिए बड़ी बात हो जाएगी मेरे मुंह से, लेकिन आप क्यों गए थे सवाल मैंने पूछा। तो आपने कहा कि मेरी आस्था है। मैं भी गया था अयोध्या, लेकिन मैंने तब हनुमानगढ़ी गया, लेकिन मैं राम मंदिर नहीं गया, क्योंकि सत्यवचनी राम झूठ बोलने वाले द्वारा कैसे प्राण प्रतिष्ठित हो सकते हैं। समाज को जोड़ने वाले राम समाज को तोड़ने वाले के द्वारा कैसे प्राण प्रतिष्ठित हो सकते हैं। वो राम जो एक पत्नी माने गए, वो किसी लड़की की इज्जत लूटने और हत्या करने वाले आसाराम बापू को वीआईपी ट्रीटमेंट देने वाले लोगों के बीच में कैसे रह सकते हैं। चंदा चोरियों के बीच में कैसे रह सकते हैं। मेरे राम वहां है ही नहीं, राम की प्राण प्रतिष्ठा है हुई नहीं, क्योंकि सनातन धर्म में प्राण प्रतिष्ठा करने के भी कुछ कर्मकांड है। यूं ही कोई बड़े ओहदे पे बैठा इसका मतलब वो प्राण प्रतिष्ठा कर ले, वो नहीं होता। मैं किसी जाति धर्म पे नहीं बोल रहा हूं, उसको पंडित होना पड़ रहा है। शास्त्र आप वैदिक पीरियड में जाके देखिए, वेदों में शास्त्रार्थ करने वाले सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं थे, पुरुष ही नहीं थे, महिलाओं भी थी, और विभिन्न जाति और धर्मों की महिला थी। क्योंकि वेद का पठन करना ये किसी एक धर्म या जाति का बपौती नहीं थी। जो विदुषी थे वो विदुषी थे, उनकी जाति नहीं पूछी जाती थी, विदुषी होना ही उनकी जाति थी। हमारे यहाँ क्या बिना टेलीप्रॉम्प्टर के पढ़ नहीं सकते है कि सिवा दूसरी तीसरी भाषा नहीं आती। और उसके बाद चोरी होने के बाद कोई वहां मंदिर नहीं जा सकता, अखबार वाले नहीं जा सकते, मीडिया कवर करने नहीं जा सकता। इसी को कहते चोरी और छीना चोरी। हम अंदर चोरी कर रहे हैं, पत्रकार नहीं आ सकते ना। भाई अजय राय ने क्या लेटर लिखा था, अजय राय का रिलीज क्या कहता है। अजय राय एक डेलीगेशन के साथ, जिसमें सांसद भी थे, पूर्व विधायक भी थे, उन्होंने प्रेस में रिलीज कर दिया कि हम लोग अयोध्या जा रहे हैं, विश्व शांति के लिए कामना करेंगे। क्यों नहीं जाने दे दिया? क्योंकि उनके साथ कुछ दलित थे, दलितों को मंदिर में वंचित है जाना। या आपको भक्त राम भक्त होने के लिए भाजपा का मेंबरशिप लेना जरूरी है, लेकिन भाजपा की मेंबरशिप लेने के लिए फिर व्याभिचारी दुराचारी ये भी होना जरूरी है। इन्हीं लोगों को भाजपा सर पे उठाती है। जिसके लिए 2 महीने विधानसभा बंद हुई, वो उसको मुख्यमंत्री बना दिया भ्रष्टाचार के मामलों में। प्रधानमंत्री जिसका वीडियो बार बार दुनिया को दिखा रहे थे कैसा वीडियो पे पैसा ले रहा है, उसको बंगाल का मुख्यमंत्री बना दिया। जिसको मोस्ट करप्ट पार्टी बोल के 17,000 करोड़ रुपए का गबन की, जिसके ऊपर चिट्ठी फाड़ी, उसको मुख्यमंत्री बना दिया। महाराष्ट्र में कैबिनेट में सब लोग वो है जिनके मतलब कई लोग हैं मैक्सिमम जो ईडी से पीड़ित थे। ईडी की रेड हो गई, बीजेपी का दामन थामा, मंत्री बन गया। या तो जेल पे जाओ
या मंत्रिमंडल में आओ। यदि ये भाजपा है तो क्या आप मंदिर भी यहीं तय करेंगे? आस्था के ठेकेदार हो गए ये। राम का ठेका किसने दिया इनको? 40% लोगों ने देश के इन्होंने समर्थन दिया है, 60% लोग इनके खिलाफ है। विपक्ष बटा है, इसका फायदा ये लेते हैं। जी जी। मैं अशोक भाई एक इसमें सिर्फ ऐड करके एक दो छोटे छोटे आपके और वो ले लूं। एक तो सबसे जो मुख्य बात यह है कि जो ये बार बार कह रहे हैं ना कि ये तो राम मंदिर में लोगों ने दिया, इन्होंने, वैसे जानकारी के लिए बता दूं ऐसा एस्टिमेटेड है, क्योंकि इसका कोई इन्होंने लेखा जोखा तो दिया नहीं, हालांकि सार्वजनिक ट्रस्ट है। 4,000 से 6,000 करोड़ इन लोग कहते हैं कि ये मंदिर बनने में इतना पैसा लगा। लेकिन मैं एक जानकारी और दे दूं, 2019 के बाद उत्तर प्रदेश सरकार का 80,000 करोड़ रुपए का बजट सिर्फ अयोध्या के लिए सैंक्शन हुआ है, जो वहां पैसा खर्च हुआ है। तो ये कहना कि इसमें मुसलमान ने भी वो टैक्स दिया है, इसमें क्रिश्चियन ने भी दिया है, इसमें सिख ने भी दिया है, जैन ने भी दिया, हमने भी दिया, आपने भी दिया, आप मानते हैं नहीं मानते हैं, आप राम को नहीं, आप शिव को मानते हैं तब भी आपने टैक्स दिया। तो ये को तो गलत वो है आर्गुमेंट कि आप नहीं पूछ सकते। अरे भाई 80,000 करोड़ हमारा गया, तुम कैसे नहीं पूछ सकते? एक नहीं, पूछ कैसे नहीं सकते? इस समाज का अंग है हम, इस देश के नागरिक हैं, और इस देश में यदि कोई चोरी होती तो पूछना पड़ेगा। यानी जिसके दुकान में चोरी होगी वही बोलेगा, मोहल्ले के बाकी दुकान वाले नहीं बोलेंगे। बोलेंगे साहब हमारे यहाँ चोरी होगी तो तब बोलेंगे। बड़ी अजीब बात कर रहे हैं। और अशोक भाई दो और ऐसी चीजें हैं, मतलब आप ये सोचिए, कल मैं मेरे साथ एक चैनल पे एक मतलब मैं जल्दी वो बीजेपी के वो आ गए थे स्पोक्स पर्सन, बेवकूफी की बातें ये कर रहे थे। वो बता रहे थे कि जो सीसीटीवी की फुटेज नहीं रखी गई 30 दिन से ज्यादा का, हमने कहा एक तो झूठ बोलना बंद करिए, ये इलेक्शन कमीशन को रोज डिलीट करते थे। नहीं, और अशोक भाई इलेक्शन कमीशन ने को राहत देने के लिए प्राचा को, क्योंकि चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने दिया था कि इनको सीसीटीवी दीजिए, तब भारत सरकार ने एक नया कानून बनाया केवल इसलिए कि उसकी चोरी ना पकड़ी जाए, कि 30 दिन से ज्यादा इलेक्शन कमीशन उसके बाद डिस्ट्रॉय कर देगा। यहां पे आप 30 दिन नहीं, मैंने उनको दिखाया, मैंने कहा एक विजिटिंग कार्ड के बराबर डिवाइस जो है वो 30 साल का रख सकती है, इसमें कोई डिवाइस की समस्या नहीं है कि आपके पास 30 दिन का वीडियो लैप्स होगा, ऐसा होता ही नहीं, सवाल ये है। दूसरी बात, वहां केंद्रीय एजेंसियां भी थी, पुलिस भी थी, फिर 400 लोगों की करोड़ों रुपए, 18 करोड़ रुपए साल की एक सिक्योरिटी एजेंसी को भी पैसा दे रहे थे। कोई बीजेपी का बिहार का नेता था, उसको दे रहे थे ये पैसे। हर जगह कट था, हर जगह लूटा उन्होंने, चारों तरफ से लूटा मंदिर को, चारों तरफ से लूटा। और मंदिर की सामग्री में आप 40% का कट लेते हैं। नहीं, और एक और बात है अशोक भाई, ये ट्रस्ट बनाया गया है, इसकी कोई ऑडिट रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं हुई। भाई ऑडिट रिपोर्ट क्यों नहीं सार्वजनिक होगी? क्यों नहीं पता लगेगा क्या क्या खर्चा हुआ क्या नहीं हुआ? और मैं अंतिम बात जो आपसे कह दूं, जो आपने इसको कवर किया, ये आरएसएस के लोग क्यों डिसाइड करेंगे कि अरविंद केजरीवाल को जाने देंगे तो उनको अजय राय को नहीं जाने देंगे? वो आएंगे, वो नहीं आएंगे। मैंने वही कहा, राम आपकी बपौती है क्या? जी, राम जी का ठेका किसने दिया आपको भाई? मंदिर को ठेके किसने दिए? जो बोलते हैं ना अभी तो मथुरा बाकी है, अयोध्या सिर्फ झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, तो काशी मथुरा यही काशी में आज भी हो रहा है पूजा, और मथुरा में आज भी पूजा हो रही है। झांकी मतलब कंट्रोल, जो अयोध्या हमारे कब्जे में ला दिया। अब बाकी भी दान पुण्य जितना भी हो रहा है वो सब हमारे पास आना चाहिए। भगवान को लूटते हुए क्या आस्था होगी? गजब। अशोक भाई और एक चीज और करें कि ये देखिए, इनको आजकल साइबर क्राइम बहुत चल रहा है, लोग ठगे जा रहे हैं किसी। ये मोदी जी ठगे गए या जान? सेशल्स में मोदी जी ने 175 मिलियन, करीब 1500 करोड़ रुपया, 1600 करोड़ रुपया देके एक नकली तमगा ले लिया है। तो इनको ठग लिया गया। ये हास्यास्पद आया, मैंने देखा। हमारा 85 मिलियन डॉलर का ट्रेड है सेशल्स के साथ, हमारा 85 मिलियन डॉलर का व्यापार है। वहां हम 250 मिलियन डॉलर से ज्यादा पैसा दे रहे हैं। इसमें भी खेल है।
आप उसमें जो 1200 करोड़ रुपए का क्रेडिट लाइन दे रहे हैं, क्रेडिट लाइन मतलब आप इंफ्रास्ट्रक्चर वहां खड़ा कर दीजिए, हमारी इंडियन कंपनी को ठेका दीजिए, उनको पेमेंट हम कर देंगे। वो इंडियन कंपनी कौन होगी? अडानी होगी। ये जो इतने मिलियन डॉलर का जो आप बोल रहे हैं वहां दे रहे हैं 1800 करोड़ रुपए, उसमें सबसे बड़ा खेल जो है वो अडानी जी के पॉकेट में जाएगा। आप देखिए सेशल्स में किस किस को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, सेशल्स में क्या होता है वो आप भी देख लीजिए। दूसरी बात है, पूरे विश्व के देशों को एक पता पड़ गया है कि एक बहुत ही नॉन सीरियस पॉलिटिशियन भारत में आया है, उसके स्वागत में थोड़े से नाच गाना करवा दो, उसका जरा जय जयकार करवा दो और कोई भी मेडल इसके गले में डाल दो 150 रुपए का। जो अवार्ड पहले किसी को दिया नहीं गया था, पहली बार वो अवार्ड इजाद हुआ। पता नहीं आगे भी किसी को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और उनको अवार्ड किसके लिए दिया गया था? अवार्ड इसलिए दिया गया था कि नरेंद्र मोदी जी ने विश्व में पर्यावरण के लिए सबसे ज्यादा काम किया। मोदी जी आने के बाद अडानी ने इस देश में सबसे ज्यादा जंगल काटे हैं। रोड के नाम पे पूरा उत्तराखंड खत्म हो गया डेवलपमेंट के नाम पे। और एक्वा मतलब समुद्री ब्लू ट्रेड, ब्लू ट्रेड क्या हो गया? हमारे आंध्र प्रदेश के जो फिशरीज थी वो अमेरिका जा रही थी, वो मर रही है। कौन सा इन्होंने काम किया ब्लू ट्रेड में? तो आनंद फानन में जो अवार्ड पहले कभी था ही नहीं। आप मुझे बताइए, भारत रत्न के साइटेशन में यदि कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो आप इसको क्या कहेंगे? वही काम इसराइल ने किया, 150 रुपए का मेडल गले में टांग दिया। होता है ना जी स्कूल कॉलेज में, अरे ये बच्चे ने यार इसको, वो बोलते कि यार कंपटीशन थी, इस बच्चे ने बहुत मेहनत की इस इवेंट के लिए, चलो एक मेडल उसको भी दे दो, एक सर्टिफिकेट उसको भी दे दो। वैसे कि भारत अपने से कुछ करेगा? एक साहब कुछ नहीं करना, एक 100-150 डॉलर का एक साइटेशन और ये बना के दे दो इसको, 10-1500 करोड़ रुपए दे जाएगा भारत। जी जी। शुद्ध रूप से हमारा जोक, लोग दे आर मेकिंग अ जोक ऑन अस, लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। अशोक भाई एक बहुत ही क्विक टिप्पणी, बहुत ही संक्षेप में, ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है अजीब सा, इसको मतलब ये सुनने वाली जंतर मंतर पे किसी को नहीं परमिशन मिलती है, इनको परमिशन मिल गई, एक अनशन चल रहा है, उनको आराम से बैठने दिया जा रहा है। दूसरी तरफ बात यह है कि मुद्दा तो उन्होंने सही उठाया है, वो मांग मांग कर रहे हैं। ये सारा कुछ घालमेल है क्या? मतलब ये कुछ कभी लगता है कि ये बैक्ड बाय बीजेपी है, इनकरेज बाय बीजेपी हैं, लेकिन मुद्दा ठीक उठा रहे हैं, इसको आप डिसाइफर कर पाए हैं? नहीं नहीं, ये तो सेफ्टी वॉल थ्योरी है सर। और सेफ्टी वॉल थ्योरी ये है कि जब प्रेशर कुकर में बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है तो आपका सेफ्टी वॉल खोल दो आप, तो प्रेशर कुकर फटता नहीं। बेसिकली नीट के एग्जाम को इन्होंने लाइटली लिया, लेकिन जब यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई ने पूरे देश में 50 शहरों में जो प्रदर्शन किया, और उन 50 शहरों में जहां कांग्रेस का वजूद नहीं है, वहां यदि लाखों के तादाद में, हजारों के तादाद में बच्चे आते हैं, इसका मतलब वो नीट के बच्चे थे, वो जेन जी था। जेन जी का देखते हुए फिर उनको डर लगने लगा। कई चीजें हैं जो मुझे डाउट आता है। पहला, इसमें आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों मांग रहे हो? प्रधानमंत्री का मांगो। बच्चों को एग्जाम कैसी देनी चाहिए ये मन की बात में प्रधानमंत्री बता देते हैं, तो मन की बात जरा एक आध बार धर्मेंद्र प्रधान के लिए भी करिए कि एग्जाम कैसे लेते हैं ये भी बताइए अपने मंत्रिमंडल को। इस अपने यहाँ हम देखते हैं दिल्ली में कौन सा मंत्रालय काम कर रहा है, सारा तो काम पीएमओ से और अभी अमित शाह जी के यहाँ से होता है। सारे अधिकारी काम करते, रिपोर्ट पीएमओ को करते हैं या अमित शाह जी को करते हैं। किस मंत्री का वजूद है? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी लेंगे ये तो उसको चीफ मिनिस्टर बना के भेजेंगे ओडिशा, वो प्रमोशन पे जाएंगे। पूरे ओडिशा में लोग उत्सव मना रहे हैं कि धर्मेंद्र जी आ रहे हैं, धर्मेंद्र जी आ रहे हैं। उनके सपोर्टर वहां पे बिल्कुल अभी से सौदे करने लगे। जी दूसरी बात, जंतर मंतर पे किसी को परमिशन नहीं मिलती, इनको परमिशन दी जा रही है।
जो लड़कियों ने देश के लिए ओलंपिक मेडल लिया, उनको तो पुलिस ने डंडे डंडे मार के उनका टेंट टिपारा सब उठवा दिया वहां से। लेकिन परमिशन की डेट समय कैंसिल होने के बाद भी जंतर मंतर पे ये बरकरार है और पुलिस प्रोटेक्शन दे रही है। जहां जहां कॉकरोच वाले गए वहां वहां पुलिस प्रोटेक्शन हुआ। तो ये कहीं ना जी कहीं मुझे लगता है कि ये अन्ना हजारे जैसा ही आंदोलन है। जी 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 और कुछ नहीं। जी। चलिए अशोक भाई, और मुझे लगता है कि बहुत कुछ सी चीजें हैं, उसको कभी कभी लगता है कि 30 मिनट पे कैसे समेटे, लेकिन चलिए। नहीं, बीजेपी मुझे लग रहा है कि अब उनसे ये देश तो चलाना दूर है, उनके अब बस का कुछ नहीं रह गया है। ये लोगों को भी दिखने लगा है, और उसका एक 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 मैनिफेस्टेशन अयोध्या के, जिस तरह से बार ने, वकीलों ने जिस तरह से अपना गुस्सा जाहिर किया कि चंपत राय भाग जाओ यहाँ से, और अगर किसी ने इनकी मुकदमा लड़ा तो 5 लाख का जुर्माना और बहिष्कार और क्या क्या, वो अब लोगों में भी आ रहा है, क्योंकि ये अब समझ में आ गया है कि इनके बस का नहीं है। आप आपका अशोक भाई बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच।